नमस्कार। तो पिछले वीडियो में हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि हमको कैसे फिजिक्स को क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और हमारा जो टॉपिक है इंटरमीडिएट फिजिक्स 11-12 का है ना, उसको किस तरह से हम किस पार्ट में डिवाइड करके हम पढ़ेंगे। तो इस तो अब हम अपना पहला चैप्टर चालू करने जा रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। हमारे इंटरमीडिएट कोर्स का जो भी चैप्टर है उसका सबसे पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो एक बार देख लेते हैं कि हम 11 में हमको फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, क्या क्या है उसमें टॉपिक्स हैं। तो जैसे कि हम बताए थे कि फिजिक्स अब पिछली बार की तरह सिर्फ फिजिक्स नहीं रह गया, आपको कुछ मैथ के टूल्स भी आपको आने चाहिए, तभी आपका जो फिजिक्स का बहुत सारा प्रॉब्लम है उससे हम डील कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे, है ना। अब ये जो मैथ का पार्ट है हमें मैथ में तो पढ़ना है, लेकिन असल में ये 12 क्लास में, लेकिन इसका ज़रूरत 11th क्लास के फिजिक्स को भी पढ़ने के लिए है, इसलिए इसको हमें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो फिजिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि एक में हमको फिजिक्स पढ़ना है और एक में मैथ के टूल्स को जानना है। ठीक है, मैथ का टूल ज़्यादा नहीं है आपको। ठीक है, तो मैथ का टूल जो है उसमें हमें पढ़ना है वेक्टर और 3D, है ना, जो ज्योमेट्री का पार्ट हो गया। ठीक, स्केलर और वेक्टर जो हम लोग पढ़े थे 9-10 में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ था, उसी में वेक्टर को हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है कैलकुलस का पार्ट है, 3 पार्ट है कैलकुलस का, लिमिट, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। हम लोग जब न्यूटन की कहानी का बात कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि न्यूटन जो है कैलकुलस को डेवलप किए थे और इसको फिर फिजिक्स के बहुत सारे फेनोमेना को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए थे। तो वो चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टूल में कैलकुलस का 3 पार्ट, लिमिट, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन, और भी कुछ मैथमेटिकल टूल के पार्ट रहेंगे छोटे मोटे। तो जो बेसिक और इम्पोर्टेंट और ज़रूरी जो हो गया आपको, जो बड़ा पार्ट है वो ये चार हो गया, वेक्टर, 3D, लिमिट और डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, है ना। अब बात करते हैं कि फिजिक्स में जो क्या पढ़ना है, तो मैथ्स का बात हुआ, जो फिजिक्स के लिए जो मैथ पढ़ना है उसका बात हुआ मैथमेटिकल टूल का। फिजिक्स में आपको पढ़ना है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर। उसके बाद हमने बात किए थे कि फिजिक्स को हमने 4 पार्ट में जब डिवाइड किए थे, तो मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और ऑप्टिक्स था। तो उसमें से मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स आपको 11 में पढ़ने के लिए बात किए थे। तो एनसीईआरटी के अनुसार मैकेनिक्स में हमको पढ़ना है चैप्टर 2 से लेके 8, 9, 10, 13 और 14, है ना। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, दो जगह हम, सॉरी 14 और 15 हो गया, 14 और 15 तो मिसप्रिंट हो गया है, 14 दो बार लिखा गया है ना, तो ये तो 14 और 15। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में 3 चैप्टर है, 11, 12 और 13 है आपको। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में जो फिजिक्स से रिलेटेड जो आपका प्रैक्टिकल लैब होगा, ठीक है, वो आपको इस पहले चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से, आपको जितना भी लैब होगा वो यूनिट और मेजरमेंट से रिलेटेड होगा। तो आपको जो लैब करना है वो पहले चैप्टर के बेस पर होगा, है ना। जो पहले चैप्टर में जो सीखेंगे उसके बेस पे आपको सारा एक्सपेरिमेंट 11th क्लास में होगा। तो 11th क्लास में जितना एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली मेजरमेंट से है ना, यानी कि पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है, और 2 पार्ट पढ़ना है, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरह से फिजिक्स को हमको पढ़ना है। तो अब हमारा रेगुलर कोर्स चालू हो चुका है इंटरमीडिएट का। अब हमको क्या करना है, एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अब आपको कॉपी का ज़रूरत हो पड़ेगा, पेन का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, अब बहुत सारे न्यूमेरिकल या डेरिवेशन या बहुत सारे पार्ट हम डिस्कस करेंगे, जिसको आपको नोट डाउन करेंगे साथ साथ, वीडियो को चलते चलते अगर नोट डाउन करेंगे तो सही रहेगा, है ना। जैसे हम लोग रेगुलर क्लास में करते हैं कि बोर्ड पे कुछ लिखाते जाते हैं, आप लोग नोट करते जाते हैं और फिर डिस्कस होते रहता है। तो यहाँ पर जो भी आपको स्क्रीन पे आता जाएगा उसको आप नोट करते रहिए। ठीक है, होता कि ये है कि कुछ बात हम डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, उसका ज़रूरत होता है। ठीक है, तो एट ए टाइम स्क्रीन पर नहीं रहेगा, तो आप जो तुरंत पेज पलट के आप देख लेंगे, आप, है ना, अपना पेज में लिखे रहेंगे तो आप उसको देख लेंगे, तो नोट डाउन करते रहेंगे तो आपका ये प्रिपेयर भी हो जाएगा नोट्स, है ना। तो आप पेन और पेपर अभी से इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए, है ना। पिछले जितने वीडियो थे उसमें हम बेसिकली थ्योरी का बात किए थे और कुछ कहानी, और जिसका लिए पेन पेपर का ज़रूरत नहीं था, तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, तो पहला चैप्टर हम चालू करते हैं, यूनिट और मेजरमेंट। क्या होता है यूनिट? तो ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, यूनिवर्स है ना, नेचर है। ठीक है, इसमें बहुत सारे जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम मेज़र करते हैं, और उसको मेज़र करने के बाद
जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कुछ बेसिक क्वांटिटी का यूज करते हैं और उसको हम बोलते हैं यूनिट, है ना। जैसे आप कोई लेंथ नापते हैं तो उसको आप बोलते हैं मीटर में दिखाते हैं, है ना। टाइम नापते हैं मिनट आवर या सेकंड में दिखाते हैं। वेट नापते हैं किलोग्राम पाउंड में, ये सब में दिखाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, किलोग्राम पाउंड, टाइम में का जो पार्ट हुआ सेकंड, या लेंथ का पार्ट हुआ मीटर किलोमीटर, ये सब क्या हो गया, यूनिट। ठीक है। तो अब यूनिट का शुरुआत से बात किया जाए तो जब इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं था ना, लोग ज़्यादा घुलते मिलते नहीं थे बाहरी लोगों से, या बहुत ज़्यादा ट्रेड हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह नहीं हुआ करता था। तो उस समय क्या था कि हर जगह का तो आप देखते हैं अलग अलग नापने का यूनिट होता है। जैसे कि अगर इंडिया में आप एक सिंपल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि लैंड का मेजरमेंट, ठीक है। लैंड का जो मेजरमेंट होता है, कहीं आप देखेंगे बिस्सा में होगा, कहीं आप देखेंगे कट्ठा में होगा, कहीं देखेंगे डिसमिल में होगा, कहीं देखेंगे बीघा में होगा, है ना। इवन कि कट्ठा भी जो होता है, कट्ठा एक यूनिट होता है जो यूज होता है, बेसिकली बहुत कॉमन है नॉर्थ इंडिया में। तो कट्ठा भी आप देखेंगे कि अलग अलग जगह कट्ठा का मतलब अलग है ना। कहीं कट्ठा का मतलब 5 डिसमिल है, कहीं कट्ठा का मतलब 10 डिसमिल है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग आपको कट्ठा भी वर्ड सेम है लेकिन अलग अलग जगह पे उसका जो अलग यूनिट में उसका अगर बात किया जाए तो वो अलग अलग है, ठीक है। तो यही हर जगह चल रहा था, सिर्फ इंडिया ही में नहीं, हर जगह चल रहा था कि हर जगह इस तरह से बहुत सारे सिस्टम थे मेजरमेंट के यूनिट से, ठीक है। लेकिन क्या थे कि वो डिफरेंट थे। तो इससे क्या होता है, ट्रेड वगैरह में प्रॉब्लम आता है। कोई एक्सचेंज करना है हमको, है ना, जैसे यूपी के आदमी को बिहार में ज़मीन लेना है और उस वो वहाँ पर उसका बिस्सा चलता है, बिहार में कट्ठा के अनुसार ज़मीन बेचते हैं, तो उसको समझने में प्रॉब्लम आएगा। तो अगर दोनों में कॉमन लिंक नहीं बनाया गया, कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिया गया कि भाई बिस्सा का मतलब इतना कट्ठा होता है, तो एक्सचेंज करने में दिक्कत आ सकता है, उसको समझने में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ऐसा इंटरनेशनली भी हो रहा था कि इंटरनेशनली जैसे फ्रांस में आपको क्या चल रहा है कि फ्रांस में आपको एमकेएस सिस्टम चल रहा है ना। कहीं आपको स्पेन में सीजीएस सिस्टम चल रहा है, आपको ब्रिटेन में एफपीएस सिस्टम चल रहा है ना। एफपीएस सिस्टम में क्या है सिस्टम, जैसे कि ये तीनों सिस्टम अलग अलग, जैसे उसमें हम ले लेते हैं लेंथ। तो लेंथ को कोई नाप रहा है, अगर मान लीजिए ये ब्रिटेन में तो फुट में नाप रहा है, ठीक है। स्पेन में नाप रहा है तो सेंटीमीटर में नाप रहा है, जर्मनी में सेंटीमीटर में नाप रहा है, और फ्रांस में कहीं मीटर में नाप रहा है, ठीक। तो अलग अलग कंट्री में लेंथ ही नाप रहे हैं लेकिन अलग अलग जगह नाप रहे हैं, अलग अलग यूनिट में नाप रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से मास हो गया, तो मास को कोई ग्राम में नाप रहा है, कोई पाउंड में नाप रहा है ना, कोई किलोग्राम में नाप रहा है। तो इस तरह से देखें कि अलग अलग कंट्री में सेम क्वांटिटी का, सेम फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट में मेजरमेंट हो रहा है। तो अगर इसको हम कॉमन नहीं करेंगे तो हमको एक्सचेंज में या किसी तरह से एक दूसरे का जो यूनिट है उसको समझने में हमको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो अब तो आप जान रहे हैं कि ये प्रॉब्लम दूर हो चुका है ना। आप फिजिक्स में भी देखते आ रहे थे कि जो भी आप न्यूमेरिकल बनाते थे उसमें आप एसआई यूनिट में बनाते थे। क्यों बनाते थे एसआई यूनिट में, अब उसका आपको आंसर पता चल जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यही जो डिफरेंस है अलग अलग यूनिट का एंड मेजरमेंट अलग अलग है, इसको दूर करने के लिए हम एक कॉमन सिस्टम बनाए, है ना, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना। ये एक एजेंसी है जो फ्रांस में जो डिक्लेयर करती है कि किस तरह से हम कौन सा एक कॉमन यूनिट इंटरनेशनली एज्यूम करेंगे और उसमें सारे यूनिट को उसका रिलेशन उससे मतलब रिलेट कर देंगे ताकि जो भी ट्रांसफ़र एक्सचेंज आसान हो जाए, ठीक है। इसीलिए आप कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो ऐसा यूनिट में करते हैं, ठीक है। और बाकी से हम बाकी यूनिट का उससे रिलेशन हमें पता होता है, ठीक है। तो ऐसा यूनिट कैसे फॉर्म किया, उससे क्या नीड, क्या ज़रूरत पड़ा, आपको समझ में आ गया, ठीक है। कि सब जगह जो अलग अलग है तो एक कॉमन हमको भाई चाहिए यूनिट, जिससे हम मेरा जो भी है फैक्ट्री का एक्सचेंज, ट्रेड का एक्सचेंज वगैरह आसान हो जाए, है ना। हम दूसरे कंट्री का भी सारा यूनिट, है ना, सारा फिजिकल क्वांटिटी समझ पाए, ठीक। इसलिए ऐसा यूनिट यूज करते हैं। तो अब थोड़ा सा ऐसा यूनिट का बात कर लेते हैं। तो ऐसा यूनिट जो है आप यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि ऐसा यूनिट आप लेंथ में जानते हैं क्या है, मीटर है ना। मास में आप किलोग्राम यूज करते हैं, टाइम में सेकंड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर में हम ऐसा यूनिट केल्विन यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला,
तो ये हो गए 7 बेसिक एसआई क्वांटिटी, है ना, और उनके यूनिट। तो जो 7 बेसिक क्वांटिटी हम लोग माने हैं उसका यहाँ पर एसआई यूनिट दिखा दिए। ठीक है, हम लोग कुछ बेसिक क्वांटिटी भी माने हैं। क्या है बेसिक क्वांटिटी? बेसिक क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी होते हैं जिसके टर्म में हम बाकी क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर सकें, है ना। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्पीड। ठीक है, तो स्पीड को हम दिखाते हैं डिस्टेंस बाई टाइम से। तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ, तो लेंथ वहाँ पर बेसिक हो गया, है ना, और बाई टाइम आया तो टाइम। ठीक है, तो स्पीड को हम किस किस दो टर्म के अनुसार दिखाए? डिस्टेंस और टाइम, है ना। उसी तरह से एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? स्पीड बाई टाइम या लेंथ बाई टाइम स्क्वायर। तो आप देखें लेंथ बाई टाइम स्क्वायर या स्पीड, और स्पीड को हम देखें किस तरह से बेसिक यूनिट में हम दिखाते हैं। तो बेसिक यूनिट हो गया वो यूनिट जिसको यूज करके हम बाकी फिजिकल यूनिट को दिखा सकें। ठीक है, जैसे कि करंट को हम लोग एम्पियर में नापते हैं। चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम, है ना, क्योंकि अब करंट का डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो वहाँ से आपको चार्ज क्या हो जाएगा? करंट इनटू टाइम, है ना। आपने ये पढ़ा था ना कि करंट, एक मिनट, करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। तो यहाँ से क्यू चार्ज इक्वल टू बोल सकते हैं आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम। तो इस तरह से आप देखें कि चार्ज को किस तरह से दो बेसिक यूनिट करंट और टाइम में हम दिखा सकते हैं। तो हम लोग इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो 7 इस तरह से बेसिक यूनिट मानता है। ठीक है, और उसका ऐसा यूनिट को डिक्लेयर करता है। तो जो 7 बेस क्वांटिटी है उसका ये ऐसा यूनिट है ना। आप इसको नोट कर सकते हैं या मैक्सिमम का आपको याद होगा। ठीक है, तो यही 7 बेसिक क्वांटिटी हम लोग आगे भी यूज करेंगे। एक बार बेस क्वांटिटी एक बार और आएगा तो उसमें एक बार हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेन हम आपको ऐसा यूनिट बताना चाहते थे। तो ऐसा यूनिट आपको पता चल गया कैसे आया और क्यों इसका इतना यूज होता है। तो ये था ऐसा यूनिट का प्रॉब्लम, है ना। ऐसा यूनिट क्यों आया और कैसे यूज करते हैं, आगे भी हम बहुत सारा यूज करेंगे। अब बात करते हैं मेजरमेंट का। अब हमारा जो टॉपिक चालू होता है मेजरमेंट का। बीच बीच में ऐसा यूनिट का भी हम बात करते रहेंगे, बेस क्वांटिटी का भी बात करते रहेंगे, लेकिन अब हम इंटर करने वाले हैं मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसमें मेजरमेंट का सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, आप बहुत सारा मेजरमेंट किए हैं, है ना। जैसे कि अगर आप कपड़ा की दुकान पर जाते हैं तो आप कपड़ा लेते हैं, ठीक है, जो तो आप देखते हैं कि कपड़े वाले क्या करते हैं, एक मीटर स्केल निकालते हैं और उससे मेजरमेंट करके आपको बताते हैं। ठीक है, आप देखें कि जो डिस्टेंस है ना गाड़ी वगैरह में, तो किलोमीटर में हम लोग नापते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो वही बात करने जाते हैं कि हम किस तरह से लेंथ को मेजर करते हैं। तो आप सोचेंगे कि इसमें कौन सा नया बात है ना, मेजरमेंट तो हमको आता ही है। तो आता है तो बताइए कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कैसे नापते होंगे, है ना। क्या लगता है कि फीता इंची टेप लेके आदमी एक अर्थ पे खड़ा रहता होगा और एक आदमी सन पर, और दोनों फिर लेंथ नाप लेते हैं? सोच के बताइए कि अगर आपको लगता है कि आप अभी तक लेंथ नापना जान चुके हैं अच्छी तरह से, तो बताइए कि सन और अर्थ के बीच का हम जो डिस्टेंस है उसको कैसे नापेंगे। ठीक है, या ये बताइए कि दो आइटम के बीच का डिस्टेंस हम कैसे नापेंगे जिसको हम देख नहीं सकते अपने आँख से, है ना। उसको कैसे हम मीटर स्केल या अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के स्केल से नाप सकते हैं क्या? तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, लेंथ में भी बहुत सारा चीज़ है जिसको हम नहीं जानते किस तरह से नापा जाता है। तो वही बात करने जा रहे हैं पहला, कि मेरे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है उसका तो हम लेंथ नापना जान गए, है ना। जैसे कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो स्केल आता है उससे बहुत सारा क्वांटिटी को हम नाप सकते हैं, लेकिन उससे हम सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस को नहीं नाप सकते हैं, है ना। उससे हम इवन कि आपको बोल दिया जाए कि दिल्ली और मुंबई के बीच के डिस्टेंस नापना है तो अब भी पॉसिबल नहीं होगा आपको उस स्केल से नापना या कोई मीटर स्केल से नापना। तो लार्ज डिस्टेंस कैसे नापते हैं? उसमें हम सबसे बड़ा क्वांटिटी ले लेते हैं, प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस, इंटर प्लैनेटरी डिस्टेंस। इसको कैसे नापते हैं? ठीक है, तो इसका एक मेथड है पैरेलैक्स मेथड। क्या होता है ये मेथड? सिंपली आपको समझाते हैं।
तो ऐसे समझिए, एक है आपको चिंकी, है ना, ठीक, और एक है पिंकी, ठीक है। तो ये हो गया चिंकी पिंकी, ठीक है। अब हमको नापना है कि अर्थ का जो डिस्टेंस है मून से कितना है। मान लीजिए इस तरह से आप मून के सरफेस पे गए, ठीक है, और वहाँ पे से आपको इस तरह से अर्थ दिखाई दे रहा है और आपको डिस्टेंस नापना है। तो एक जगह चिंकी खड़ी हो गई, ठीक है, और एक जगह पिंकी खड़ी हो गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस हम सिंपली जान सकते हैं, मीटर या इंची टेप वगैरह यूज करके हम डिस्टेंस नाप सकते हैं, ठीक है। अब चिंकी देखेगी अर्थ को, ठीक है, और मिंकी देखेगी अर्थ को, ठीक है। तो दोनों देखेगी कि चिंकी जब थी, ठीक है, तो यहाँ से जब चिंकी देख रही थी तो वो इस लाइन के थ्रू, इस लाइन ऑफ साइट के थ्रू देख रही थी, और जब पिंकी देख रही थी इस लाइन के साइड ऑफ थ्रू देख रही थी। तो चिंकी अगर पिंकी के पास गई तो देखी कि इतना एंगल चेंज हुआ, है ना, इतना डिस्टेंस कवर करने में उसका इतना एंगल, ये जो एंगल है थीटा, वो चेंज हुआ, ठीक है। मतलब अलग अलग जगह से देखेंगे तो क्या होगा कि आपको लाइन ऑफ साइट को चेंज करना पड़ेगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए आप क्या कीजिए कि किसी बोर्ड पे एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए, है ना। उसको आप पहले एक आंख बंद करके देखिए। मान लीजिए आप राइट आंख बंद कीजिए और लेफ्ट आंख से देखें, ठीक है। और जब लेफ्ट आंख से देख रहे हैं, राइट आंख आंख बंद करके, तब उसको आप अपने बीच में उंगली ला के उसको कवर कीजिए, है ना, बीच में आप उंगली ले आइए, उसको कवर कीजिए। फिर अपना राइट आंख खोलिए तो आपको दिखाई देगा कि वो डिस्प्लेस हो गया, है ना, वो पॉइंट जो है अब वो आपके फिंगर टिप से कवर नहीं रहेगा, ठीक है। सेम चीज़ यही होगा कि जब चिंकी जब देख रही होगी इस पॉइंट से, ठीक है, और बीच में इस तरह से अपना हाथ ला के अपना उंगली से कवर कर रही होगी या हाथ से कवर कर रही होगी अर्थ को, ठीक है, और फिर आगे मूव कर रही होगी और फिर यहाँ जा रही होगी और वहाँ से अर्थ को देख रही होगी, तो वो कवर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कहने का मतलब दो अलग अलग जगह से आप देखेंगे तो सेम लाइन ऑफ साइट नहीं रहता है। तो लाइन ऑफ साइट जो होता है ये होता है लाइन ऑफ साइट, दोनों के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को हम नाप सकते हैं, है ना। इस एंगल को कैसे नाप सकते हैं, एक नापने का टेक्निक यूज होगा आगे क्लास में हम आपको बताएंगे। स्फेरोमीटर एक तरह का डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे कि स्फेरोमीटर, यहाँ से चिंकी लेके स्फेरोमीटर खड़ी रहेगी, ठीक है, इस स्फेरोमीटर लेके चिंकी खड़ी रहेगी यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल आ रहा होगा स्फेरोमीटर का वो नाप लेगी। उसी तरह से पिंकी यहाँ पर खड़ी रहेगी स्फेरोमीटर को लेके, और जो एंगल आ रहा होगा नाप लेगी। दोनों का एंगल के बीच का डिफरेंस वो निकाल लेगी और थीटा पता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट के बीच से जब सेम चीज़ को देखते हैं तो जो एक एंगल बनता है ना, डिस्टेंस के डिफरेंस के चलते उस एंगल को हम मेज़र कर लेते हैं। तो एंगल को मेज़र कर लिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया मेरा, ये था अर्थ, ये चिंकी और ये पिंकी, और दोनों के बीच का ये एंगल थीटा बन रहा था। और चिंकी के बीच, चिंकी पिंकी के बीच के जो हमको डिस्टेंस है वो पता है, वो बी है। हमें क्या पता लगाना है, डी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन आपको अर्थ एंड मून, ठीक है। तो हम थीटा कैलकुलेट कर लिए और ये डिस्टेंस हमको पता है, सिंपली इसको मेज़र कर सकते हैं। तो यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बी बाई थीटा। अब बी बाई थीटा कैसे हो गया, अगर आपको याद होगा एंगल, एंगल थीटा, सर्किल में एंगल जो थीटा होता है, इस तरह से सर्किल है, ठीक है, और ये है एंगल थीटा, सॉरी इस तरह से एंगल थीटा है ये। तो ये मान लीजिए अगर रेडियस हो गया और ये हो गया आर्क ए, तो थीटा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, आर्क बाई रेडियस, ठीक है, आर्क बाई रेडियस। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये आर्क जैसा है, ठीक है, ये आपको हो गया रेडियस, ठीक है, ये हो गया थीटा, ठीक है। तो रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस को लिख सकते हैं आर्क बाई थीटा, ठीक है।
इसके तो उसके अनुसार हम देख रहे हैं कि मेरा क्या निकला, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ से रेडियस को हम बोल दिए आर्क बाई थीटा, है ना। तो यहाँ पर अगर इस फिगर को कंपैरिजन किए तो जो बी है आपका आर्क है, ये है रेडियस और ये है थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, रेडियस डी इक्वल टू आर्क बी बाई थीटा। तो हम क्या कर लिए, बी कैलकुलेट कर लिए और थीटा कैलकुलेट कर लिए, तो डी जो है रेडियल डिस्टेंस हमको पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम एंगल और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करके, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करके हम किसी भी बहुत दूरी को पता करते हैं। ये मेथड हम लोग आगे कुछ एक्सपेरिमेंट में भी यूज करेंगे। तो इस तरह से आप देखें कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट है या जो ऑब्जेक्ट है जो बहुत दूर है, जहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं है या वो इंस्ट्रूमेंट फिजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, दोनों बीच के पॉइंट का डिस्टेंस नापने के लिए, है ना, कि मतलब सन और आपको अर्थ के बीच का डिस्टेंस नापने के लिए आप इंची टेप या फीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या कोई, तो इस तरह से हम एंगल नापते हैं, ठीक है। दो अलग अलग पॉइंट के बीच हम एंगल नापते हैं और जो एंगल डिफरेंस आता है और दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम नापते हैं, और इस फार्मूला से पैरेलक्स मेथड का फार्मूला जो है d इक्वल टू बी बाई थीटा से कैलकुलेट करते हैं। तो ये एक एग्जांपल हुआ कि लार्ज डिस्टेंस को किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसको हम कुछ प्रॉब्लम से आपको सॉल्व करके बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए एंगल का। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि एंगल का नॉलेज होना चाहिए। एंगल अभी तक आप डिग्री में यूज कर रहे थे, लेकिन अब जनरली जब हमको एंगल का बात होता है किसी और क्वांटिटी से उसका रिलेशन निकालना रहता है तो हम रेडियन में यूज करते हैं। तो पहले हम जो भी डिग्री का क्वांटिटी है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। डिग्री वाले टर्म में हम मिनट और सेकंड का भी यूज करते हैं, जो कि अभी तक आपका बहुत कम यूज हो रहा होगा। तो चलिए पहले मिनट और सेकंड का बात कर लेते हैं। तो आपको क्या निकालना है कि आपको निकालना है कि एक डिग्री में आपको कितना रेडियन होगा, एक मिनट में कितना रेडियन होगा और एक सेकंड में कितना रेडियन होता है, ठीक है। रेडियन क्या होता है, रेडियन एक आपको एंगल नापने का यूनिट होता है ना। जैसे कि जो एक सर्किल जो है वो रेडियन में कितना एंगल बनाता है, 2 पाई, है ना। पूरा जो 360 डिग्री है, तो यहाँ पे जैसे आप दिखाई दे रहा है कि 360 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन। तो ये यूनिट यूज करके हम कन्वर्ट करेंगे और निकालेंगे 1 डिग्री इक्वल टू कितना रेडियन होगा, 1 मिनट, है ना। मिनट यहाँ पर वो टाइम वाला मिनट नहीं है, डिग्री वाला मिनट है, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। एक नोट कर लीजिए, ये टाइम वाला मिनट और सेकंड का बात नहीं कर रहे हैं ना, ठीक है। ये एंगल मेजरमेंट वाला मिनट और सेकंड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, ठीक। चलिए तो अब कन्वर्ट करते हैं और हम निकालते हैं 1 डिग्री का रेडियन वैल्यू, 1 मिनट का रेडियन वैल्यू और 1 सेकंड का रेडियन वैल्यू, ठीक है। तो पहला यूज करते हैं ये रिलेशन कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, है ना। तो आपको 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, पाई बाई 180 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, 3.14, ठीक है। तो 3.14 डिवाइड बाई 180 कितना हो जाएगा इसका वैल्यू। आप कैलकुलेटर या किसी चीज़ का भी इस्तेमाल करके, आप अभी कॉपी में नोट कर रहे होंगे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो पाई का वैल्यू जो होता है यूजुअली वही वैल्यू रखेंगे 3.12 और इसको कैलकुलेट कर लिए। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, है ना। उसी तरह से आप पहले अब निकालते हैं 1 मिनट। तो 1 मिनट इक्वल टू कितना, 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट इक्वल टू, अगर 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकंड है, ठीक है, और हमको 1 डिग्री का वैल्यू हमको पता है रेडियन में, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री बाई 60 हो जाएगा, है ना। तो 1 डिग्री का वैल्यू हमको रेडियन में रखा हुआ है, उसको 60 से डिवाइड कर देंगे सिंपली, ठीक है। 60 मतलब कि 1 मिनट इक्वल टू हो गया 1 डिग्री, 10 नहीं है 1 डिग्री है, थोड़ा सा
इसके जल्दी प्रॉब्लम आ रहा है, बाई 60 है ना। 1 डिग्री का वैल्यू रेडियन में इतना है, रेडियन में रख देंगे तो रेडियन में 1 मिनट का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। तो 1 मिनट का वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गया 2 × 2.91 × 10⁻⁻⁴ रेडियन, ठीक है। उसी तरह से 1 मिनट में हम बात किए थे 60 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में आपको 1 मिनट/60 हो जाएगा। 1 मिनट का वैल्यू रेडियन निकाल चुके हैं, तो रेडियन इतना रेडियन डिवाइड/60 हो जाएगा आपको 1 सेकेंड। उसको आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करके देख सकते हो, उसका वैल्यू इतना है। तो हम मिनट, सेकंड और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। अब आते हैं प्रॉब्लम पे। कौन सा प्रॉब्लम पे? पैरेलैक्स मेथड का प्रॉब्लम पे। तो क्वेश्चन है कि दो अलग अलग पॉइंट है ना अर्थ पर, ए और बी। दोनों दोनों से हम क्या कर रहे हैं कि दोनों के बीच का जो लाइन ऑफ साइट है उसके बीच का हम एंगल कैलकुलेट कर लिए, है ना। याद होगा आपको लाइन ऑफ साइट क्या था। जैसे ये पॉइंट है, आपको 1 मिनट, मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। यहाँ से हम देख रहे होंगे मून को, और बी पॉइंट से मून को देख रहे होंगे। दोनों के बीच का एंगल ये थीटा कैलकुलेट, थीटा बन रहा होगा, और इस थीटा को हम कैलकुलेट कर लिए। तो थीटा को कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। और दोनों पॉइंट के बीच का हमको डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि दो पॉइंट है वो डायमेट्रिकली अपोजिट है ना। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट कहने का मतलब है कि अर्थ अगर ये ऐसा है, ठीक है, मून यहाँ पर है, तो एक आदमी यहाँ पर है और एक आदमी यहाँ पर है। यहाँ से वो देख रहा है मून को, और एक आदमी यहाँ से मून। ये एंगल कैलकुलेट हो रहा है दोनों के बीच का, थीटा, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि एंगल यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर एंगल कैलकुलेट करेगा दोनों, ऐसा नहीं होता है। ये हम बताया, स्पेरोमीटर एक डिवाइस होता है, उसको आप सीखेंगे ग्रेजुएशन में यूज करना। तो यहाँ पर स्पेरोमीटर को कैलिब्रेट करके वहाँ पर एंगल देख रहे होंगे, और यहाँ पर स्पेरोमीटर को कैलिब्रेट करके वहाँ पर एंगल दिख रहे होंगे। दोनों के बीच का एंगल डिफरेंस निकाल रहे होंगे, तो थीटा निकल जा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, जाने का जरूरत नहीं पड़ता। और क्योंकि अर्थ के दोनों अपोजिट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर है, तो रेडियस के, अर्थ का तो रेडियस हमको पता है, ठीक है। और उसके अनुसार अर्थ का रेडियस पता है, तो उसके अनुसार हम ये दोनों के बीच का पॉइंट का डिस्टेंस हमको पता है। चलिए, वो ये इतना हो गया आपको। तो दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस इतना है, और एंगल हमको डिग्री में दिया हुआ है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है कि अर्थ का मून से दूरी कितना है। तो अर्थ का मून से दूरी कितना हो जाएगा? डी इक्वल टू हो जाएगा r/थीटा। आर इतना, सॉरी, आर आपको कितना हो गया? आर इतना हो गया, और थीटा इतना हो गया। सिंपली अब रख देना, कैलकुलेट हो जाएगा। थीटा जो का वैल्यू जो होता है रेडियन में रखते हैं। तो यहाँ पर जो थीटा दिया था वो डिग्री और मिनट में दिया हुआ है। तो डिग्री मिनट के लिए हम अभी रेडियन का कन्वर्जन यूज करके उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो रेडियन में आपको ये जो वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट, वो हो जाएगा 3.32 × 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट कर लिए, ठीक। अब फार्मूला हम रख देंगे पैरेलैक्स मेथड का फार्मूला, कि डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस बी, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बी डिवाइड बाई एंगल। और इस तरह से कितना दूरी निकल गया मून का अर्थ से? 3.84 × 10⁸ मीटर, ये दूरी निकल गया। तो देखें किस तरह से हम मून और अर्थ के बीच का दूरी, या किसी भी लार्ज ऑब्जेक्ट का बीच का दूरी, हम जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट का बहुत सारा पार्ट है जो हम देखते हैं कि सिंपली हम यहाँ, ये प्रॉब्लम आपको दिखाने का एक ही मतलब था, पैरेलैक्स मेथड बताने का एक ही मतलब था कि सारे चीज़ को स्केल से और मीटर से नहीं नापा जा सकता है। इवन कि चलो ये तो बहुत दूर का बात हो गया, सिंपल बात करते हैं कि आपको एक थ्रेड देते हैं हम, है ना, एक थ्रेड दिए, है ना, धागा दिए, एक पतला वायर दिए, उसका आप अगर आपको रेडियस निकालने के लिए बोले तो सोचिए क्या आपके पास जो स्केल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में उससे पॉसिबल है ना, या वो जो आप कपड़ा नापने वाला मीटर होता है उससे पॉसिबल है? तो आपको लगेगा नहीं, है ना। तो दिखाई दिया कि मेजरमेंट का भी बहुत सारा पार्ट है जो सिंपली हर सिंपल डिवाइस से पॉसिबल नहीं है ना। तो बहुत सारे हमको मेजरमेंट के टेक्निक सीखने होंगे। एक तो पैरेलैक्स मेथड सीखे दूर का, एक मेथड हम जो ये थ्रेड वाला बोले वो भी सीखना है प्रैक्टिकली, और वो
हम प्रैक्टिकल में करते हैं स्क्रू गेज के प्रैक्टिकल में। तो स्क्रू गेज एक ऐसा डिवाइस है जो इस तरह से वायर थ्रेड वगैरह के जो रेडियस है उसको नापने में यूज़ करता है। तो प्रैक्टिकल में इस चीज़ को डिस्कस होगा, है ना। अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो उस समय आपको थ्रेड या किसी चीज़ का आपको रेडियस निकालने के लिए वो बताया जाएगा कि किस तरह से नापते हैं। तो एक डिवाइस आपको दिखाई दिया मेजरमेंट का, रेडियस नापने का, बहुत पतला थिक चीज़ का, एकदम सॉरी थिन चीज़ का मेजरमेंट करना होगा तो हम स्क्रू गेज का यूज़ करेंगे, है ना। तो एक ये डिवाइस हो गया। तो इसलिए आपको पता अब चल रहा होगा कि क्यों हम नॉन प्रैक्टिकल जो बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल में 11th क्लास में क्यों मेजरमेंट का बहुत सारा जो प्रैक्टिकल है सब मेजरमेंट से ही क्यों रिलेटेड है ना। तो जनरली हम वो मेजरमेंट का पार्ट नहीं लेके आएंगे, जैसे स्केल से नापना नहीं सिखाया जाएगा आपको प्रैक्टिकल में, वो आपको आता है। इसी तरह से कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिखाया जाएगा। तो प्रैक्टिकली भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट है ना। 11th क्लास का प्रैक्टिकल भी आपको इम्पोर्टेंट है, सिंपल मेजरमेंट ही सिखाया जाएगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए अब हम आपको बोले कि अर्थ और सन के बीच का जो दूरी था उसको निकालने में प्रॉब्लम है ना। एक चीज़ और बोले, ये तो लेंथ का बात हुआ। अगर मास का बात करें कि अगर आपको कोई बोला कि सन का मास कितना होता है, गूगल सर्च करेंगे आपको आज मास मिल जाएगा गूगल में, ठीक है। लेकिन आप सोचिए उसको नापा कैसे गया होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई बटकारा या तराजू होगा, उसमें एक तरफ सन को रखे होंगे, एक तरफ वेट को रख के बैलेंस किए होंगे और हम नापे होंगे, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वो मेथड से तो नहीं किया होगा। तो क्या मेथड हो सकता है, उसका वेट कैसे नापते हैं। तो ये तो इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। कुछ बात होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैकेनिक्स जब पढ़ लेंगे तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग बात करेंगे किस तरह से किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट का वेट नापते हैं हम, ठीक है। उसमें ग्रेविटी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस करता है, वेट नापने में हमको मदद करता है। चलिए ठीक है। तो अभी अगले वीडियो में, और जैसे यहाँ पर लेंथ का बात हुआ, लेंथ में हम बड़े ऑब्जेक्ट का तो बात कर लिए कि कैसे लेंथ नापते हैं, कुछ अपने से रिलेटेड ऑब्जेक्ट का बात कर लिए कि थ्रेड वगैरह का इस डिवाइस से यूज करेंगे, एंड और भी डिवाइस का बात करेंगे एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। अब बात करना रहेगा अगले वीडियो में लेंथ ही का, लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट का, जैसे आइटम के बीच का लेंथ कैसे नापते होंगे, ठीक है, उसका बात करेंगे। और फिर हम लोग मास का, फिर मास में आएंगे। तो इस वीडियो के लिए हम इतने ही रखते हैं। आप NCERT आप रीड करना चालू कर सकते हैं, या जो हम बुक आपको डिस्क्राइब किए उस बुक को आप रीड करना चालू कर सकते हैं। तो आपका एक रेगुलर कोर्स चालू हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।